था, वहाँ पर एक लड़की थी, उस लड़की के साथ गलत देख लिया हमने। चांदनी नाम है उस लड़की का। अब कहाँ है लड़की? वो लड़की का पता नहीं, उसी दिन से पता नहीं कि उस लड़की के साथ में बलात्कार किया। तो सोचिए कि किस तरीके से इस ईसाई मिशनरी में गंदगी की सारी हदें पार की जा चुकी हैं। हालांकि अगर आपको याद हो तो इतिहास गवाह है, ऐसी बहुत सारे केसेस भी सामने आ चुके हैं जिसमें खुद चर्च के पोप तक ने ऐसे जघन्य अपराध को अंजाम दिया है और कन्फेस बॉक्स में जाके बस कन्फेस किया और वो छूट जाते हैं, लेकिन फिर भी इन लोगों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाती। मेरे साथ अखिल भारतीय हिंदू महासभा से मुन्ना शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। मुन्ना शर्मा जी, आगरा में जब इस तरीके का मसला सामने आया था या फिर मऊ में मसला सामने आया था तो आप लोगों ने खूब हो हल्ला किया था, लेकिन महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही अगर मेरठ में ऐसी चीजें हो रही हैं तो आप लोगों की तरफ से अभी क्यों चुप्पी साधे हुए हैं आप लोग? देखिए, हम लोग इसका खूब विरोध कर रहे हैं, परंतु आश्चर्य की बात है कि जिस प्रकार का घिनौना कार्य इस इमैनुअल संस्था के द्वारा किया जा रहा है और ईसाई मिशनरियों का जिस तरह से इसका समर्थन है उसकी हम घोर निंदा करते हैं। और आश्चर्य की बात है कि प्रशासन जी, आश्चर्य की बात है कि प्रशासन इस पर कोई कठोर कार्रवाई नहीं कर रहा है। मात्र एक दो लोगों के गिरफ्तार करने से इतना बड़ा जो ये घटना हुआ है, इस तरह का जो घिनौना कार्य हुआ है, ये बंद नहीं होगा। प्रशासन क्यों नहीं कर रहा है? क्या डर है उनको किसी का? पूरे देश में इस तरह की घटनाएं हो रही है, केवल ये नोएडा और आगरा और मेरठ नहीं है जहां इस तरह की घटनाएं हो रही है, पूरे देश में इस तरह की घटनाएं हो रही है। रोज हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है, फोर्स्ड करवंजर कराया जा रहा है, शिक्षा के नाम पर, आर्थिक मदद के नाम पर, दवाइयों के नाम पर, स्कूल खोल करके, अस्पताल खोल करके उनको मजबूर किया जा रहा है। और भारत में कुछ गरीबी है, उस गरीबी का फायदा उठा करके जो ईसाई मिशनरियां हैं उसका फायदा उठा रही है, हिंदुओं का धर्मांतरण कर रही है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार से मांग करते हैं कि इन पर कठोर कार्रवाई हो और ईसाई मिशनरियों को बंद कराया जाए। अनिता जी, जैसा कि मुन्ना जी ने कहा कि अभी तमाम तरीके से प्रशासन को पता भी होता है लेकिन लोग कोई एक्शन नहीं लिया जाता। आप तो वहां ग्राउंड जीरो पर थी, आपने जरूर जब एक कंप्लेन दर्ज कराई थी तो क्या वजह दिखाई दी आपको कि एक्शन बहुत इंस्टेंटली नहीं हो पाया या जो फोर्स्ड एक्शन होना चाहिए, सॉलिड एक्शन होना चाहिए, वो नहीं हो पाया? उसके पीछे वजह आपने क्या देखी? जैसे हमारे सामने बात है, हमने सबसे पहले प्रशासन के सामने वाली बात रखी कि इस तरह की चीजें हैं और 1.5 साल से, सबसे पहले बड़ी बात है, 1.5 साल से मेरठ में चल रहा था, प्रशासन की नजरों के नीचे चल रहा था। क्या प्रशासन को इसकी खबर नहीं थी? ये सारा एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह मुझे लगता है, क्योंकि ऐसी चीजों के बारे में, क्योंकि उनका रजिस्ट्रेशन ही नहीं था और 2007 से वो ये बच्चों के साथ रखे हुए थे। और एक मेरे संज्ञान में एक मामला है कि 2014 में भी दिल्ली जैसे शहर में 54 बच्चों को निकाला गया था। तब से लेकर मुझे नहीं लगता कि सरकार ने तब इस पर रोक क्यों नहीं लगाई थी। आज इसको 2016 तक हमें देखने का मौका मिला और मेरठ में भी प्रशासन तक पहुंच चुकी है बात। अभी तक ये चल रहा है कि जांच हो रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और अभी उस व्यक्ति के खिलाफ FIR नहीं हो पाई है। अच्छा, ये जो केस सामने आया है कि बच्चों का यौन शोषण भी हुआ है, जैसा कि अभी हमने बाइट में भी सुना कि एक बच्ची के साथ रेप भी हुआ और उस बच्ची का आता पता नहीं है। आपको नहीं लगता कि ये एक बड़ा स्कैंडल है जिसको छुपाने का और दबाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अब ये सामने है? आपने और कुछ क्या समझा देखा? नहीं, बिल्कुल आपकी इस बात से मैं सहमत हूँ, क्योंकि जब हम शुरू में गए उस होम में जाने के बाद हमने बच्चे देखा, कुछ बच्चे घर में थे, कुछ स्कूल में भी गए थे। उन सब बच्चों से बात की तो उन्होंने सब में एक ही बात इमैनुअल के लोगों ने बताया कि हर बच्चा अनाथ है, हर बच्चे के नाम के सामने मसीह लगा हुआ था। और मेरे पास प्रियंका और ये जो तृप्ति 2 बहनें थी, इनका एक आई कार्ड मेरे पास था जो इनकी मदर नूतन ने मुझे दिया था कि मेरी बच्चियों की पहचान नहीं हुई। ये फोटो से आप पहचान सकती हैं। उन्होंने अपना नाम जब अपना प्रियंका मसीह बताया, जब मैंने उनके साथ बात करी और मैंने उनको आई कार्ड दिखाया और उन्होंने तब अपने आप को स्वीकारा कि हमारा नाम प्रियंका प्रजापति है। तो मुझे लगता है कि ऐसे हर बच्चे के नाम मसीह नहीं हो सकता। उसमें कुछ ऐसी बच्ची थी जिनके साथ मैंने काउंसलिंग की। वो नरेला के पास की एक बच्ची थी, उसका छोटा भाई 2.5 साल का 3 साल का था। दोनों भाई बहन उसी में थे होम में। उनसे बात किया, उन्होंने बताया कि हमारे फादर की डेथ हो चुकी है, माँ बहुत गरीब है और मजदूरी करके अपना पेट पाल रही है, दोनों बच्चे यहाँ पर है और हम 3 साल तक यहीं पर रहेंगे। 3 साल तक हम अपनी मम्मी से बात नहीं कर पाएंगे, ना करने की कभी कोशिश की भी और कहा भी
तो मुझे नहीं, उनको इमैनुअल के लोगों ने कभी बात नहीं कराई। और ये उनके सबसे बड़े, और उन्होंने ये कहा बच्चों ने कि मेरी मदर घर में गणेश जी की पूजा करती थी, और वहां आने के बाद उनको एक चर्च था घर में नीचे, चर्च में ले जाया जाता था, उनके घर के बाहर मंदिर था, कभी उन्हें मंदिर में भेजा कि आप उन्हें उस तरह की भाषा समझा रहे हैं, उन्हें सारा, ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भेदभाव की बात। बिल्कुल। स्वामी चक्रपाणी जी, आपको नहीं लगता कि ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, बहुत बड़ा स्कैंडल है, और जिस तरीके से बच्चों के साथ मारपीट तो हुई है, यौन शोषण भी हुआ है, बच्चे गायब भी हो रहे हैं, बच्चियां गायब भी हो रही हैं, यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग तक भी साइन एक जा रहा है, आपको लगता है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुन्ना जी की वो बात मैं दोहराना चाहता हूँ। मुन्ना जी ने बड़ी सही बातें कही कि मात्र 2 लोग नहीं है, इनका एक बहुत बड़ा गिरोह है जो पूरे देश में सक्रिय है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो सामने अभी आया, आपको चैनल को मैं धन्यवाद दूंगा। ये लोग ऐसे ऐसे हथकंडे अपनाते कि समाज को, जो गरीब है, भूखा है, उसको कैसे छला जाए। अब आप देखो, पूर्वोत्तर में चले जाओ तो बहुत तो इन लोगों ने ऐसे अपनाया कि गेरुआ वस्त्र धारण करते, रुद्राक्ष पहनते हैं और पहन के, ताकि ये, चूंकि हिंदू धर्म की एक पहचान है, वो साधुओं पे लोग विश्वास करते हैं, और बाद में पता चलता है कि ये तो ईसा मसीह के और एक क्रिश्चियन। लेकिन स्वामी जी, जब इतनी चीजें हम सब जानते हैं, तमाम चीजें किस तरीके से षड्यंत्र हो रहा है, तो फिर उसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई? नहीं, बिल्कुल उठता है सवाल इस बात का। अभी पिछले दिनों हमने जंतर मंतर पे बहुत बड़ी सब इसके लिए वो किया था। अभी हम 3 दिन पहले हम गृह मंत्री राजनाथ सिंह से, हम हिंदू महासभा के महामंत्री, उपाध्यक्ष, सब लोग जाकर के मिले, प्रतिनिधि मंडल, और इस विषय में कई बार मिल चुके हैं। और ये हम बार बार कहते हैं कि जी, यहाँ पे एक धर्मांतरण कानून बनाया जाए कि कोई धर्म परिवर्तन न कराया जा सके लालच दे करके और दबाव के। अब बताओ, छोटे छोटे बच्चों को जिस प्रकार से उनका यौन शोषण किया जा रहा है, धर्म के नाम पे कुकर्म किए जा रहे हैं, और उसको यीशु नाम उसके साथ जोड़ दिया जा रहा है, ये तो बहुत बड़ा। और प्रदेश की सरकार अभी तक सोई पड़ी है, और वहां पे अभी तो इनको इतने दिनों से गोरख धंधे चल रहे हैं। तो सवाल इस बात का, इनका बहुत बड़ा गिरोह है, जो एक इंटरनेशनल वहां से फंडिंग भी आ रहा है, इसके तह तक जाना होगा। इंटरनेशनल फंडिंग की जब आपने बात की है, विजय शंकर तिवारी जी के पास में आऊंगी। विजय शंकर जी, अभी कुछ पल पहले ही हमने बात भी की थी कि मुफ्त में बाइबल बांटे जाते हैं। आप देखिए, तमाम जगहों पर जब बड़े मेले होते हैं या कोई एग्जीबिशन लगती है, या इवन आप देखिए सैटरडे संडे को अक्सर चर्च के बाहर भी या चौक चौराहों पर भी इस तरीके से मुफ्त में बांटा जाता है। सवाल क्यों नहीं किसी के मन में जाता है कि आखिर ये फंडिंग होती कहां से है? क्योंकि कोई भी चीज आप फ्री में बांट रहे हैं तो वो सेवा नहीं है, सेवा के पीछे का उद्देश्य कुछ और है, इसे समझना होगा। देखो, ऐसा है कि ईसाइयत के सारे काम सेवा नहीं है, वो यहाँ धर्म परिवर्तन के लिए वो हर हथकंडा अपनाते हैं। साम दाम दंड भेद, ये 4 शब्द है ना, चारों अपनाते हैं। उनका एक ही उद्देश्य है कि हिंदू समाज को धर्म परिवर्तन कराना। सबसे बड़ी बात है, आप देखिए कि जब मदर टेरेसा दिल्ली आई थी, बहुत पहले की बात है, तो उनसे पूछा गया था कि आप तो बहुत अच्छा सेवा का काम करती हैं, तो उन्होंने खुद कहा था कि हम सेवा का काम नहीं करते हैं। उन्होंने स्वीकार किया था कि हम सेवा का काम नहीं करते, हम तो लोगों को ईश्वर से जोड़ने का काम करते हैं, यानी धर्म परिवर्तन का काम करते हैं। यानी हमारे लोग कितने भोले हैं, हम समझ नहीं पाते हैं कि ये सेवा का काम नहीं कर रहे हैं, ये धर्म परिवर्तन का काम कर रहे हैं। और इसके कई मामले, हमने पहली बार कहा कि देश का जितने आप चर्चेज और इस प्रकार की जगह जाएंगे, आपको हर जगह इस प्रकार की बू आएगी। मैं केरल की कुछ घटनाएं सुनाता हूं। पिछले कुछ वर्षों में वहां की नन्स हैं, वो गर्भवती हुई तो पता चला पादरियों के बच्चे हैं। और जब ये पता चला और उन्होंने इस पर कुछ लिखा भी, तो उनको निकाल दिया गया और पादरियों को सेकुलर के नाम पर उनको छोड़ दिया, उनको बख्श दिया गया। यानी ऐसे चर्चेज में, इस प्रकार के सेवाश्रमों में इस प्रकार की घटनाएं ये देश भर में हो रही हैं। मुझे लगता है कि निंदनीय तो है ही है, कोई भी देश स्वीकार नहीं करेगा, कोई व्यक्ति नहीं स्वीकार करेगा। लेकिन मैं हिंदू जनता के सामने एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि अपने आसपास के जो इस प्रकार के लोग घूम रहे हैं, उन पर नजर रखने की जरूरत है। बिल्कुल, जैसे वहां पर भी हो रहा था कि जिस एरिया में ये चल रहा था वो एक पॉश कॉलोनी थी, और वहां पर आसपास लोगों ने जानने की कोशिश भी हो सकता हो, देखा भी हो, लेकिन नजरअंदाज किया। तो ऐसी चीजों को नजरअंदाज नहीं करना होगा। बहरहाल एक बार फिर से मैं आपको बता दें कि इस पूरी चर्चा के दौरान कल से लेकर आज तक हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, देश के तमाम चर्चेज से हमने पादरियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी इस मसले पर आकर कुछ भी बोलने
की हिमाकत नहीं जुटाई, क्योंकि वो भी जानते हैं कि सच क्या है, वो किस तरीके से ये घिनौना खेल पूरे देश भर में चला रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमने एनुअल सोसाइटी से भी लगातार कॉल करने की कोशिश की है, इस डिबेट के दौरान भी हम कॉल कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ फोन की बेल हो रही है और फोन उठाने वाला कोई नहीं है। अनीता जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, मेरठ चाइल्ड लाइन की डायरेक्टर है। अनीता जी, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं से इन सारे मसलों में जो चाइल्ड लाइन्स की गाइडलाइन होती है वो भी जिम्मेदार होती है? क्योंकि अगर हम कुछ बच्चों के ग्रुप को अगर हम एक सोसाइटी को सौंपते हैं तो उस सोसाइटी के लिए भी कुछ गाइडलाइंस होती है, उनको देखने के लिए एक वन बॉडी अथॉरिटी बॉडी होनी चाहिए। आपको लगता है इसकी कमी? हाँ, बिल्कुल। कहीं पर भी मुझे ये जो होम खोले जाते हैं उसके लिए जेजे एक्ट में प्रावधान है कि रजिस्ट्रेशन कराना बहुत जरूरी है। और रजिस्ट्रेशन के साथ साथ ये लड़कों का होम खोल रहे हैं तो उसके लिए कि आप लड़कों का होम खोल रहे हैं, आपको सारे का सारी सूचना प्रशासन को देनी होती है। बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था कि उन्होंने सूचना दी हो। अगर ये सूचना दी होती तो सरकार की तरफ मोस्ट ऑफ दी ईसाई मिशनरीज हैं जो रजिस्टर्ड नहीं होते। मैं वही जानना चाह रही हूँ कि इनके लिए आपको लगता है कि कोई रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। ये अगर वो रजिस्ट्रेशन होता तो शायद हमारे सरकार के लोग कभी ना कभी जाके देखते हैं जितने सरकारी होम्स होते हैं। ये वहां पर रजिस्टर्ड नहीं था, इसलिए लोगों की नजर में भी नहीं था, प्रशासन की नजर में नहीं था। और मेरठ में जो होम चल रहा था उसमें आसपास रहने वाले जो लोग थे उन्होंने कभी इस और ध्यान ही नहीं दिया। उनको सिर्फ एक ही चीज है, जब मैं गई उनके पास, कि बच्चों को अच्छा खाना खिलाते हैं। उस बात से मैं सहमत हूँ कि बच्चों को अच्छा खाना खिलाया जाता था, रहने की अच्छी जगह भी थी, बट कहीं ना कहीं उसके पीछे कानूनी एक जो है कानूनी रूप की एक प्रक्रिया होनी चाहिए कि उनको वो कहीं नजर नहीं। अगर ये कहीं कानूनी रूप से चल रहा होता शायद इस पर इतने प्रश्न चिन्ह नहीं लगते। स्वामी चक्रपाणी जी, क्या हम कहीं ना कहीं से कानून से कमजोर हो जाते हैं और ऐसे षड्यंत्रकारियों को एक बल मिलता रहता है? जी बिल्कुल बिल्कुल। इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि ये दुर्भाग्य रहा है कि अभी तक कोई इसके लिए ठोस कानून नहीं बनाए गए, जिसके वजह से, जबकि हिंदू संगठन जो आप बार बार कह रही हैं, हिंदू संगठन शुरू से बड़ा संघर्ष किया इसमें और हिंदुओं ने काफी प्रयास किया और हर शुद्ध व्यक्ति चाहेगा, क्योंकि देखिए धर्मांतरण एक नहीं है बल्कि ये राष्ट्रांतरण हो जाता है। इनकी ये वेटिकन सिटी से ये इनका जुड़ाव हो जाता है, यहाँ से जुड़ाव नहीं रहता। सवाल इस बात का है कि हमें इस बात को समझना होगा कि हिंदू है तो ये राष्ट्र है, इस राष्ट्र को करना होगा और हमें इसको इस संस्कृति को बचाना होगा, नहीं तो संस्कृति भी खत्म हो जाता है इसके साथ ही। अब देखो नाम के साथ यीशु जोड़े जा रहे हैं, हमें किसी धर्म विशेष को नहीं करना, लेकिन इस प्रकार के लालच दे करके छोटे छोटे बच्चों को ब्रेन वॉश करके, धोखा देके, छल देके, प्रलोभन दे करके करना, ये तो धर्म हो ही नहीं सकता। इससे बड़ा तो अधर्म कुछ नहीं होगा। ये तो बताओ छोटे छोटे बच्चों के साथ जिस प्रकार से घटनाएं रेप की और अभी बयान जो आ रहे थे, कितनी बड़ी दुर्भाग्य हो। कोई भी किसी भी धर्म ग्रंथ में कहीं भी ये नहीं लिखा होगा कि इस तरह से छल बेईमानी करके छोटे बच्चों के साथ इस तरह से वो करो, गलत करो। तो हमें लगता है बहुत बड़ा अधर्म है और इसके लिए एक ठोस और कड़ी से कड़ी कानून बनाना चाहिए। अभी हमने अभी बात किया है थोड़ी देर पहले जब आपका हुआ है शाम को, तो गृह मंत्रालय, कल हमारे गृह मंत्रालय में ज्ञापन भी जाएगा और हम लोग पुनः राजनाथ सिंह से बात करेंगे इसके लिए और उस पर कार्रवाई कराएंगे जो भी हुआ है। मैं मुन्ना शर्मा जी के पास आऊं, उससे पहले मैं अनीता जी से एक चीज समझना चाहूंगी। अनीता जी, ये पूरा मैटर अब जब सामने आ गया है और अब तो पूरी तरीके से सुदर्शन न्यूज भी से एक्सप्लोर कर चुका है, तो स्थानीय प्रशासन की तरफ से आपको क्या लग रहा है? सजगता दिखाई दे रही है? कुछ एक्टिव हुई स्थानीय प्रशासन? स्थानीय प्रशासन की तरफ हमने बार बार इशारा कराया, बार बार उनको कहा गया कि आप इस पर, क्योंकि नोएडा चाइल्ड के द्वारा एफआईआर कराई गई है और वो जो देवराज गौड़ा है वो शायद जेल में भी जा चुके हैं और उनके नोएडा के होम के 2 लोग भी वहां पर जेल में जा चुके हैं और अभी मेरठ में इस तरह की कार्रवाई नहीं हुई और हमारा पूरा प्रेशर है। अगर मुझे लगता है सुदर्शन न्यूज चैनल के माध्यम से अगर आप ये वाली बात सरकार तक पहुंचा पाए कि वो इस पर एक सख्त कदम उठाए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को मुझे लगता है छोड़ना नहीं चाहिए। नहीं, आपकी बात से लग रहा है कि लोकल जो वहां पे प्रशासन है वो इस चीज को बहुत गंभीरता से नहीं ले रहा। हम इस चीज को उठा रहे हैं, शायद इसका दबाव पड़े, लेकिन वो अपनी तरफ से जब इतना बड़ा मामला सामने आ चुका है तो क्यों नहीं? क्या कोई डर है किसी तरीके का? मुझे लगता है कोई भी व्यक्ति प्रशासन में, मुझे लगता है हर व्यक्ति अपने ऊपर वो जिम्मेवारी नहीं लेना चाहता। वो सोचता है कि मैं ड्यूटी पर हूं, बस सिर्फ अपनी नौकरी बचाने के लिए लगे रहते हैं। अगर मुझे लगता है सभी लोगों के अंदर ये इस तरह का जज्बा, जैसे एक पहल की चाइल्ड लाइन के माध्यम से या नोएडा चाइल्ड लाइन के माध्यम से, अगर ऐसा जज्बा, ऐसा पैशन सब लोग लेके चले तो मुझे लगता है ऐसी तस्वीर आएगी और ऐसे गौड़ा जैसे मतलब जितना भी कहीं कहीं पर ऐसे लोग होंगे उनको पकड़ा जाएगा, उनके खिलाफ हम लोग सब एकजुट होकर के उनके खिलाफ अभियान भी चलाएंगे। ठीक है मुन्ना शर्मा जी, क्या आपको लगता है कि जब ऐसे मामले सामने आते हैं, हम ये मामले लगातार उठाते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, उनकी मजबूरियां सरकार भी देखती है, वो चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं से ये सारे मैटर्स इसलिए दब जाते हैं क्योंकि वोट बैक पॉलिटिक्स भी हावी है हमारे यहाँ?
देखिए, आपकी बात 100% सही है। इस देश में वोट बैंक राजनीति चलती है और उसके कारण इस तरह की ईसाई मिशनरियां भोले भाले हिंदुओं का धर्मांतरण करा रही हैं। आपको आश्चर्य होगा कि ये भारत हिंदू राष्ट्र है, 80% आबादी अभी भी हिंदुओं का है, परंतु यहाँ का कानून जो है वो ईसाइयों और मुसलमानों के अनुकूल चल रहा है। यहाँ पर अल्पसंख्यक तुष्टीकरण हो रहा है, हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है। आपको यह जान के आश्चर्य होगा कि जो मदर टेरेसा समाज सेविका नहीं थी, एक धर्म प्रचारक थी, और उस धर्म प्रचारक को इस देश ने अपने देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान दिया, भारत रत्न से सम्मानित किया गया मदर टेरेसा को। ऐसा कहीं देश आपको नहीं मिलेगा। जो यहाँ के हिंदुओं का धर्मांतरण कराने में लगा हो उसको भारत रत्न की उपाधि दे, इससे बड़ा शर्म की बात कोई हो ही नहीं सकता। मैं तो अभी भी कहूंगा भारत सरकार से कि जो भारत रत्न की उपाधि दी गई है मदर टेरेसा को, उसको वापस लिया जाए। और यहाँ पर आपको मैं बताऊंगा कि ईसाई मिशनरियों का इतना बड़ा आतंक इस देश में है कि वो खुलेआम हिंदुओं का धर्मांतरण करा रहा है। और अगर स्वेच्छा से कोई दूसरे संप्रदाय का व्यक्ति हिंदू धर्म में आके घर वापसी करे तो उस पर पूरी दुनिया में तहलका मचता है। भारत नहीं, अमेरिका का राष्ट्रपति उसमें दखल देता है। तमाम इसलिए दखल देते हैं। ये बहुत ही निंदनीय है। हाँ। हिंदू राष्ट्र भारत में दो तरह की नीति चल रही है। यहाँ हिंदुओं को दबाया जा रहा है, ये ज्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। विजय शंकर जी, ये बहुत बड़ा मसला है। हम अगर जितना हल्के में लेते जाएंगे हमारे हिंदुस्तान के अस्तित्व पर ही खतरा मंडराने लगेगा। मेरे साथ इस वक्त एक और मेहमान फोन लाइन पे जुड़े, मैं आ रही हूँ। विजय जी, आपके पास आ रही हूँ। मेरठ से सांसद है राजेंद्र अग्रवाल जी। राजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। 2 दिन से हम मेरठ से खबर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से एक ईसाई मिशनरी अपने यहाँ बच्चों को रखकर 23 बच्चों को उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर धर्मांतरण करवा रहा था। 2 दिन हो चुका है हमें यह खबर दिखाते हुए। आप इस मसले पर क्या लीगल एक्शन लेंगे? नहीं, कोई लीगल एक्शन तो इस पर नहीं लेने की बात है, लेकिन प्रशासन को क्यों लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता? अगर एक संस्था जो लगातार बच्चों का देश के अंदर धार्मिक दृष्टि से मोबिलिटी है, परंतु भय या लालच के द्वारा धर्मांतरण करना अपराध है। तो ये, और वास्तव में ईसाई मिशनरियों का इस प्रकार का तो कुछ चक्कर पूरे देश में चलता रहा है। मैं इसमें प्रारंभिक तो कुछ सक्रियता दिखाई थी पुलिस ने, परंतु बाद में इस मामले को दबाने की कोशिश हो रही है। कई सारे कारण उसके होते हैं, लेकिन मैं इस संबंध में बात भी करूंगा प्रशासनिक अधिकारियों से। और जैसा आप बता रहे हैं कि अनिता राणा जी मेरी अच्छी सुपरिचित है, वो उन्होंने कुछ चिंता जताई है, उनसे भी बात करता हूँ। और इस प्रकार का काम बंद हो, ये बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए। मैं आपसे क्या एक चीज समझ सकती हूँ कि आपके घर से महज 800 मीटर की दूरी पर ये गोरख धंधा चल रहा था, ये षड्यंत्र रचा जा रहा था। क्या एक बार भी आपको इस बाबत में कोई जानकारी नहीं मिली? क्या किसी की तरफ से कोई शिकायत नहीं गई? वहां पर बच्चे आते हैं, बच्चों को किस तरीके से परेशान किया जाता है। सिर्फ 800 मीटर की दूरी पर है आपका घर। शायद राजेंद्र जी के पास जवाब नहीं था। अनिता जी, जी जी, हम राजेंद्र जी को फिर फोन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अनिता जी आप खुद बताइए कि क्या वाकई गंभीरता नजर आ रही है? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि सांसद जी सम्मानीय नागरिक हैं उस शहर के, और उनको हम सबका साथ देना चाहिए। अगर ऐसी चीजें होती हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ ये बात हो रही है, वो अगर, मुझे लगता है माननीय सांसद अगर हमारा इसमें साथ देंगे और अगर प्रशासन से बात करेंगे, निश्चित तौर पे कोई एक्शन जरूर। विजय शंकर जी, अभी हम बात ही कर रहे थे कि जिनके ऊपर इन तमाम चीजों को हटाने का जो जिम्मेदारी होती है, वोट बैंक की जो पॉलिटिक्स होती है, वो अगर ना करें तो ऐसा षड्यंत्र हो भी नहीं। और आपको जितना दिखाई पड़ रहा है इतना ही नहीं है, इसके नीचे भी बहुत कुछ है। और मैंने 2-3 चीजों पर भी पर्दा उठाने की कोशिश की थी। एक चौथी बात और मैं पर्दा उठाता हूं कि जितनी इनकी आबादी देश में दिखाई पड़ रही है, जितनी जनसंख्या के आंकड़ों में आई है, इससे डबल है इनकी आबादी। और वो डबल कैसे है कि वो लोग जनसंख्या में नहीं आए, वो अपने ओरिजिनल नाम, जो जैसे किसी परिवार की महिला है या किसी परिवार का बच्चा है, वो दलित समाज से है, उसने अपना ओरिजिनल नाम रखा हुआ है, उसी नाम से पुकारा जाता है। और उसने अपनी पूजा पद्धति बदल ली है। जैसे चक्रपाणी महाराज जी कह रहे थे कि वास्तव में जो ही पूजा पद्धति व्यक्ति बदल रहा है तो उसका राष्ट्रांतरण हो रहा है। इस राष्ट्रांतरण के लिए एक बहुत बड़ा गोरख धंधा चल रहा है कि भारत सरकार की जितनी सुविधाएं हैं सब लेते जाओ, और इसके बाद भी
ईसाइयत में परिवर्तन करते रहो। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। आप एक देखो, इतनी सारी छोटी छोटी चीजें में दिखाई पड़ रही हैं। मैं एक बड़ी चीज की जो चर्चा कर रहा हूं, इसको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। हमारे घर में कई बार कुछ काम करने वाली लाई जाती हैं और वो हमारे परिवार को ईसाइयत बनाने की कोशिश कर रही हैं। उनका एक पूरा प्रोजेक्ट है कि वो अपने नाम से होती है, बच्चों खिलाती हैं, बच्चों घरों में जाकर के वो ईसाइयत के प्रचार में लगी हुई हैं। तो इनके वो स्रोत ढूंढने पड़ेंगे कि कौन कौन से स्रोत हैं जिनके माध्यम से ईसाइयत का प्रचार कर रही हैं, और उन सब में नजर रखनी पड़ेगी। ये बहुत जरूरी बात है। स्वामी चक्रपाणी जी, विजय शंकर शास्त्री जी की बात से कितना सहमत हैं आप? जी बिल्कुल सही ये कह रहे हैं, और अब काफी सबके जितने बुद्धिजीवी है सब चिंतित इस बात का है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने भी ऊपर से आदेश आते हैं और ये लोग धर्मांतरण में लगे रहते हैं, इनको ब्रेन वॉश किया जाता है। इनको हमें लगता है कि हर जैसे एक कर्मचारी होता है कोई किसी बैंक का, और जितने खाते खोलते हैं तो उनको कमीशन मिलता है, और प्लस हो, तो इस तरह की चीजें उनको ट्रेनिंग दी जाती है। सबसे बड़ी समस्या चक्रपाणी जी, आपको नहीं लगता सबसे बड़ी समस्या ये है कि अब आप देखिए कि मेरठ में जहां से हमने ये खबर उठाई है वो एक पॉश इलाका है। पॉश इलाका होने के बावजूद भी किसी ने आवाज नहीं उठाई। जब हम ही चुप रहेंगे तो फिर आवाज कौन उठाएगा? नहीं देखिए, आवाज तो उठाता है, सवाल इस बात की उस आवाज को कौन व्यक्ति कैच करता है। आप देखिए सुदर्शन चैनल एक ऐसा चैनल है कि जो कोई नहीं सुन पाता है चैनल, वो जाकर के तुरंत उस बात को उठाता है। इसके लिए हम धन्यवाद देंगे आपको। और वहां पे काफी लोग, अब देखिए बहन जी बोल रही है, उन्होंने आवाज उठाए से सब लोग हैं, तो ऐसा नहीं, आवाज उठता है हर जगह। अब कौन किस रूप में उसी आवाज कहां तक पहुंच पाती है, इस पे निर्भर करता है। अब तिवारी जी बैठे, मुद्दा शर्मा जी बैठे, तो आपने उनका रिएक्शन भी सुना होगा। चलिए, मेरे साथ इस वक्त उत्तर प्रदेश के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी भी जुड़ रहे हैं। लक्ष्मीकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। और ये खबर जिस तरीके से हम चला रहे हैं 2 दिन से, इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे, किस तरीके से एक्शन लेंगे आप लोग? नहीं, यदि धर्म परिवर्तन की घटना हुई है और एक एफआईआर हुई है तो तत्काल उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए, और जांच करके जो दोषी हों उनके विरुद्ध की कार्रवाई का मानक भी ये होना चाहिए कि भविष्य में इस प्रकार का कोई दुस्साहस ना कर सके। जी अनिता जी, एफआईआर हुआ है, बहुत शॉर्ट में बताइए तो। एफआईआर मेरठ में नहीं हुआ, अभी नोएडा में ही हुआ है। चलिए लक्ष्मीकांत जी, एफआईआर नोएडा में हुआ है, मेरठ में नहीं हो पाया है, तो क्या इस पर एक्शन की हम उम्मीद करें कि एक्शन होगा जरूर? घटना कहाँ की है? घटना मेरठ की है। तो और मेरठ नोएडा, और इनका जो रैकेट है वो खाली मेरठ तक ही सीमित नहीं है। मेरठ, नोएडा, आगरा, तमाम जगहों पर ये स्कैंडल चल रहा है। नहीं तो ठीक है, लेकिन जिस घटना की एफआईआर हुई है वो मेरठ में हुई तो एफआईआर मेरठ होनी चाहिए। यदि नोएडा में हुई तो नोएडा होनी चाहिए। इसमें नोएडा में भी वाजपेयी जी, नोएडा में भी हुआ था। इस होम में छापा डाला था 29 को, और 30 तारीख को मेरठ में हुआ था। नोएडा में एफआईआर हो चुकी है, बट नोएडा में नहीं हुई है। लक्ष्मीकांत जी, बहुत शॉर्ट में जाना चाहूंगी, नोएडा में इनका कहना है कि नोएडा में एफआईआर हुई है लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। मैं बात करूंगा अभी आईजी जो उनसे, और अपने कार्यकर्ताओं को भी कहूंगा जिसकी डिटेल निकाल लूं मैं, तो फिर बात करता हूं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मीकांत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और क्योंकि मुझे डिबेट यहाँ खत्म करना होगा, लेकिन मैं लास्ट कमेंट चाहूंगी 3-3 सेकंड में। चक्रपाणी जी, क्या होना चाहिए अब? देखिए, अब बहुत शॉर्ट में इस पे तत्काल सरकार को एक केंद्रीय स्तर पे कानून बनाना होगा, और कानून बनेगा तब जाकर के इस पे विराम पूना शर्मा जी। देखिए, सबसे पहले तो जो ईसाइयों का आतंक है उसको समाप्त करना होगा, और उसके लिए धर्मांतरण विरोधी कानून को जल्दी से जल्दी लाना आवश्यक है। ठीक है अनिता जी, आप लोग आगे क्या करेंगे? मैं इसके लिए एक मुहिम चलाएंगे, प्रशासन तक जाएंगे। राजेंद्र अग्रवाल जी से, वाजपेयी जी से मैं मुलाकात करूंगी और प्रशासन को एक जागरूक करेंगे, इस पर एक्शन होना चाहिए। ठीक है विजय शंकर जी। देखो, हम तो इसके लिए काम कर रहे हैं और देश भर में इस प्रकार का एक अभियान चला रहे हैं, और ईसाई लोग न बने, वो सेवा के माध्यम से अगर वो बनते हैं तो सेवा के प्रकल्प अधिक से अधिक खड़े किए जाएं, जिनके कारण वो बन रहे हैं, तो वो रोक लगाना बहुत जरूरी है। सेवा को सही मायने में सार्थक कीजिए, सेवा के पीछे का उद्देश्य मत बदलिए, सिर्फ यही बांधकर, और तभी हम जब इस स्थिति को समझ पाएंगे, भाप पाएंगे, तभी हम इस षड्यंत्र को रोक पाएंगे, इन षड्यंत्रकारियों से हिंदुस्तान को और हिंदुओं को बचा पाएंगे। इसी उम्मीद के साथ अब आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। इस विशेष प्रस्तुति में अभी बस इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिंदास बोल। जय भी पके ऐसा पके जहाँ भी जो हो, खींचा चला आए MBH मसाले। सांबर मसाला हो या चने का मसाला, कसूरी मेथी या देगी मिर्च, असली मसाले सच सच
वॉश। हमारे इंडियन वैल्यूज, क्या बात है। पैर लो। कोई हमें इंटरप्ट करे, कोई प्रॉब्लम नहीं। पापा पापा। एक मिनट। पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H में है अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग। टीवी को पॉज करो, प्रेम से इंटरप्ट हो जाओ और सिर्फ ₹1 में इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। पेश है डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। डॉक्टर ऑर्थो, इतना असरदार कि अब दर्द भी घुटने टेकेगा। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। हमारे इंडियन वैल्यूज कितने स्वीट होते हैं ना। देखिए, किसी को भी डिस्टर्ब करना बिल्कुल पसंद नहीं। सो स्वीट। पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H है हेडफोन्स के साथ। किसी को डिस्टर्ब मत करो और इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। कितने साल जिए ये महत्वपूर्ण नहीं, अपितु किस भाव दशा को लेकर जिए ये महत्वपूर्ण है। जिंदगी में लंबाई का नहीं, गहराई का महत्व है। मुनीष श्री तरुण सागर जी। पेश है डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। डॉक्टर ऑर्थो, इतना असरदार कि अब दर्द भी घुटने टेकेगा। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। हमारे इंडियन वैल्यूज, क्या बात है। पैर लो। कोई हमें इंटरप्ट करे, कोई प्रॉब्लम नहीं। पापा पापा। एक मिनट। पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H में है अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग। टीवी को पॉज करो, प्रेम से इंटरप्ट हो जाओ और सिर्फ ₹1 में इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। न्यूज अपडेट के प्रायोजक हैं रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा। क्या आपने कभी सोचा है कि गणित में शून्य नहीं होता तो क्या होता? शून्य, जिसे अंग्रेजी में जीरो कहते हैं, उसका आविष्कार भारत में ही हुआ है। इसका आविष्कार दुनिया के महानतम गणितज्ञ और खगोलविद आर्यभट्ट ने किया था। जीरो की महान खोज ने इनका नाम इतिहास में अमर कर दिया, जिनके बिना गणित की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आर्यभट्ट ने ही सबसे पहले स्थानीय मान पद्धति की व्याख्या की। उन्होंने ही सबसे पहले उदाहरण के साथ बताया कि हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए सूरज की परिक्रमा करती है। ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा। अब सुदर्शन न्यूज एयरटेल डिजिटल टीवी के चैनल नंबर 266 पर उपलब्ध है। हिमालय की गोद से गंगा की शुरुआत से संपूर्ण शुद्ध प्राकृतिक
पवित्र। इस हेडलाइंस के प्रायोजक प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान, MDH मसाले, द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया। स्टार्टअप इंडिया स्टैंड इंडिया का मोदी ने दिया नारा, 4 साल में 10,000 करोड़ देगी सरकार, रजिस्ट्रेशन होगा आसान। स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान से लाखों युवाओं को होगा फायदा, पेटेंट फीस में 80% की कमी, 3 साल तक मुनाफा टैक्स फ्री। मेक इन इंडिया, मेक फॉर इंडिया के लिए मोदी का आगाज, 80 करोड़ नौजवानों से देश बनेगा विकसित, जॉब सीकर की जगह बने जॉब क्रिएटर। कांग्रेस को नई राह